यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएमए हाइट चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ दिस योर बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 जो कि एमसीक्यू है। इसके इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस के नाम से इशू किए हैं। स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, जो कि पेपर का नाम है, आप जानते हैं। इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन है बेसिकली 98 क्वेश्चन है, 1 to 98। तो मैंने 75 तक कर दिया था। दीज आर द इशूड बाय द कर्सी ऑफ विजयवाड़ा चैप्टर। तो अभी इसमें जो 98 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो टोटल क्वेश्चन है 98 है। 98 में मैंने 1 to 30 जो किए थे वो आपके पार्ट ए में किए थे। पार्ट ए मतलब ये मैंने लोकल बताया हुआ है, ये कोई ऐसा पार्ट इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि मैं एक पूरी वीडियो पूरी नहीं बना सकता, तो मैंने पार्ट में इसको करके ही दिया था। और फिर 31 से 50 जो था वो पार्ट बी में मैंने किया था, ठीक है। और 51 से 75 तक पार्ट सी में इसको रिलीज कर दिया। मतलब ये हमारी वीडियो जो चैनल पे है उस पे ये है। और टुडे जो है अब 75 मतलब 76 टू 98 आज इसको पूरा कर लेंगे पार्ट डी में। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं, अगर दे आर इंटरेस्टेड टू सी द होल दिस एक्सप्लेनेशन टू द दिस एमसीक्यूज, वो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और फॉर्मूला रटने से आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला रटते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोझ होता है दिमाग पे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और ये आई पर्सनली बिलीव कि इसमें से आपको, जैसे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मुझे जहाँ तक पता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 2 into 1, तो इसमें शायद 1+1 का ब्रेकअप रहता है। 1 नंबर का आपका ऑप्शन को करेक्ट करना प्लस 1 नंबर की एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जस्ट एक रैंडमली तुक्केबाजी लगा के इसको कर लेंगे। और ये पास होने में और आपके नंबर बनाने में, एग्जाम्शन लाने में काफी मदद करते हैं। एमसीक्यूज क्या होते हैं? ये एप्टीट्यूड होते हैं, आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 75 था, राइट। 75 से 76 पे मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि 75 पे हम ऑलरेडी कर चुके थे। और अच्छा, तो चलिए 76 के शुरू करते हैं, मैं पढ़ता हूँ। एच ग्रुप हैज 2 डिवीजन। इनके पास 2 डिवीजन है एच ग्रुप के, डिवीजन पी एंड डिवीजन क्यू। डिवीजन पी मैन्युफैक्चर एंड आइटम, डिवीजन पी मैन्युफैक्चर एंड आइटम डेट इज ट्रांसफर टू क्यू। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सवाल है बेसिकली। एक सवाल में ऐसा है कि किसी ग्रुप के पास 2 डिवीजन है। ये जो एच ग्रुप है आपका, एच ग्रुप इज द नेम ऑफ कंपनी, इसकी 2 डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन पी और डिवीजन क्यू, ये डिवीजन है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इसको अपनी, ये कुछ सामान बनाता है और इसको दे देता है, ठीक है। इसको क्यू डिवीजन को ट्रांसफर करता है सामान। कह रहा है देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट। कह रहा कोई इस सामान जो ये पी बनाता है, ये इसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट अवेलेबल नहीं है। ये केवल क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है। एंड 6000 यूनिट प्रोड्यूस आर ट्रांसफर इंटरनली ईच ईयर। एक साल में ये प्रोडक्शन कितना करता है, 6000 यूनिट का, ठीक है। 6000 यूनिट या 6000 यूनिट्स का ये प्रोडक्शन करता है और इसको ट्रांसफर करता है। द कॉस्ट ऑफ ईच डिवीजन आर एज फॉलो। तो कॉस्ट इन्होंने दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट डिवीजन पी की 100 रुपए पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट 1,20,000 पर यूनिट है। डिवीजन क्यू की 120 रुपए पर यूनिट है और 90,000 इज द फिक्स कॉस्ट ईच ईयर। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। Head office management had decided that the transfer prices should be set that provide a profit of 30,000 to division P, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ये इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया हुआ था दोनों डिवीजन का। हेड ऑफिस ने ये डिसाइड कर रखा है कि जो ट्रांसफर प्राइस है, वो ट्रांसफर प्राइस इस तरह से डिसाइड हो कि डिवीजन पी, जो ये पी है, भाई पी तो बाहर बेचती नहीं है, तो इसको ही क्यू को ट्रांसफर करती है, जो भी ये बनाती है। तो कह रहा है इसको एटलीस्ट 30,000 का प्रॉफिट हो हर साल में, ठीक है। ऐसे इसको ट्रांसफर प्राइस को सेट करना है। तो कह रहा है ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ये तो दी हुई है सीधी सीधी। ट्रांसफर प्राइस में हमें क्या करना है, इस ये डाटा तो फिर हो गया इरिलेवेंट, ठीक है, ये तो किसी काम का है नहीं। इस सवाल में केवल इतना ही डाटा है, तो हमें बस ये देखना है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट आइडेंटिफिएबल है एकदम से। और जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 1,20,000, 1,20,000
है। और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट ने प्रॉफिट डिसाइड कर रखा है, मैनेजमेंट ने प्रॉफिट डिसाइड कर रखा है। तो ये आपकी साल का है, प्रॉफिट कितना है 30,000, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो आपका 1,20,000 हो गया प्लस 30,000, ये मैनेजमेंट ने प्रॉफिट डिसाइड कर दिया, तो ये तो साल का है। अब यहाँ हमें जो यूनिट बनाते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितनी यूनिट बनाते हैं हम, 6,000 यूनिट बनाते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी 100 रुपए होगी प्लस आपका जो ये आएगा 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ठीक है। तो इससे ये कितना आ जाएगा आपका, ये अगर इसको करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और 3 30, 6 पंजे 25, तो 125 आपका कितना आ जाएगा, 125 रुपए ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए। तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस जो इनकी फिक्स कॉस्ट है और जो मैनेजमेंट ने प्रॉफिट डिसाइड कर रखा है वही आपको जो है करना है, उसी से ट्रांसफर प्राइस निकालना है। तो ये तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। 77 नंबर का सवाल क्या है, इन कॉन्टेस्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ के संदर्भ में द portion of the float of an activity which cannot be consumed without affecting adversely the float of subsequent activity, उसको क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से मैं आपको, ये क्रिटिकल पाथ मैंने आपको कराया नहीं है। क्रिटिकल पाथ में क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट को करते हैं तो प्रोजेक्ट में एक जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो निकल के आता है नेटवर्क के अंदर, उसी को क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो इसमें क्रिटिकल पाथ किसको कहते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द नेटवर्क। जो भी आपका क्रिटिकल पाथ बनेगा उसी में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना है। तो वो कह रहा है कि पोर्शन ऑफ द फ्लोट, ठीक है, पोर्शन ऑफ फ्लोट विच कैन नॉट कंज्यूम्ड विदाउट अफेक्टिंग एडवर्सली द फ्लोट ऑफ सब्सिक्वेंट क्वांटिटी। कह रहा है कि मतलब हम जो हमारे पास फ्लोट है, जो फ्लोट है, फ्लोट दूसरी एक्टिव, इसको हम फ्लोट को कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक हम इसको दूसरी एक्टिविटी जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी आ रही हैं उस पे अफेक्ट ना आए इसका। तो ऐसे को क्या करेंगे, बेसिकली देखो वैसे तो आप नाम से ही देख सकते हो कि फ्री फ्लोट तो दिया हुआ है। अब इसको मैं इतना यहाँ नेटवर्क बताऊंगा तो आधा घंटा नेटवर्क बताने में लग जाएगा। तो बेहतर है मैं आपको जस्ट बताऊं नाम से, अगर आप देखें कि बिना अफेक्ट किए इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये इंटरफेयर कर रहा है इसमें, ठीक है। आप इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये सब आगे पढ़ाऊंगा तो क्रिटिकल पाथ भी आएगा उसमें, फिर वहाँ डिटेल से पता चलेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नियर है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि बिना अफेक्ट किए, विदाउट अफेक्टिंग, कंज्यूम नहीं किया जा सकता, विदाउट अफेक्टिंग एडवर्सली द फ्लोट ऑफ सब्सिक्वेंटली। तो वो इंटरफेयर करेगा, मतलब उसका जो फ्लोट है हम तभी कंज्यूम कर पाएंगे जब हम उसके दूसरी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी जो फ्लोट है उसको अफेक्ट करें, तो इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो आप इंटरफेयर फ्लोट इसका आंसर है वैसे तो। और ये जो होते हैं दूसरे फ्लोट्स होते हैं, इसमें आप मत उलझिए। अगर किसी को पता है तो वो अच्छा है, नहीं पता है तो इंटरफेयर, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा है सब्सिक्वेंट एक्टिविटी में, तो इसको इंटरफेयरिंग फ्लोट कहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं आप बेसिकली चलो अब मैं आगे ले चलता हूँ। इन सीपीए क्रिटिकल पाथ एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेप इन सीक्वेंस। कह रहे क्रिटिकल पाथ मेथड जो जो आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए होता है उसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें पाथ जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली जो सीपीए की जो एक्टिविटीज होती हैं, एक तरह से सीक्वेंस जो होते हैं, तो उनको ये स्टेप को पूछना चाह रहा है कि लॉजिकल ऑर्डर में कोई नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। ऑब्वियसली तभी आप जब पहले लॉजिक समझेंगे सिस्टम का तभी आप नेटवर्क की तरफ जो है आप पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए, किस तरह से कौन सी एक्टिविटी पहले आ रही है, कौन सी एक्टिविटी बाद में आ रही है, कौन सी किसके डिपेंडेंट है, कौन प्रीडिसेसर है, कौन सक्सेसर है। तो ये सब आप करेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो लॉजिक तो जानना सबसे पहले है, बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग द नेटवर्क, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ही आप नेटवर्क बनाएंगे। प्रोवाइडिंग एस्टिमेट फॉर एक्टिविटी ड्यूरेशन, बिल्कुल ठीक है भाई, आप जो है ड्यूरेशन बनाएंगे।
एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। ये बेसिकली जो है बात सबसे और लास्ट एक्टिविटी है। इसमें बेसिकली एक चीज होना चाहिए कि जो आपका एक एक्टिविटी में सेटिस्फाइंग द ऑब्जेक्टिव आने चाहिए। तो ये जो है मतलब ये वाला सीक्वेंस जो है ये ठीक नहीं है, इससे इसके बीच में और भी चीजें आएंगी। तो ये वाला जो चीज है आपका ये इसमें गलत स्टेप है, ठीक है। 79 पे चलते हैं। XYZ लिमिटेड है द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लांट एक्टिविटी लेवल। तो इनके पास ये अलग अलग लेवल पे इनका दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है E, F और G, ठीक है। प्लांट एक्टिविटी के लेवल हैं। इसमें टोटल कॉस्ट 1 लाख, 1,50,000 तो 2 लाख है। और यूनिट जो प्रोड्यूस की गई हैं वो 5,000, 10,000 और 15,000। तो मैं ये दोनों बार इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं दे फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, तो वो हिंदी के नंबर नहीं समझ पाते। तो टोटल कॉस्ट इज द 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 5,000, 10,000 and 1,50,000. If the fixed overhead remain constant, then the fixed overhead cost per unit at level E बताना है। कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। देखो आपको ये टोटल जो कॉस्ट दे दी है इन्होंने, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट जो दे दी है वो क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इसमें आप ये समझिए कि जो अगर ये फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर, तो ये जो आपकी कॉस्ट बदल रही है 1 लाख से 1.5 लाख जो हो रही है, 1 लाख से 1,50,000 जो हो रही है, ये कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड आपके रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। तो ये केवल आपकी क्या है, इसमें जो ये डिफरेंस है वेरिएबल कॉस्ट ही है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, पर आप इसमें से भाई जब अगर इसमें भी 50 जो कोई फिक्स कॉस्ट कुछ है, इसमें भी फिक्स कॉस्ट है, इसमें भी कुछ फिक्स कॉस्ट है, और वो थ्रू आउट द एक्टिविटी लेवल जो है इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे सेम है, ये लिखा हुआ है। तो ये जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, केवल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो मैं ये देखूंगा कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। किसी भी दो एक्टिविटी को देख लो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप इनके चेंज इन जो कॉस्ट हो रही है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल कर दो। तो मान लो जैसे पहली दो उठा लेते हैं, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 1 लाख है, और उसके बाद इसमें से कितना लेवल कितना चेंज हो रहा है, 10,000 से मतलब 5,000 से 10,000 हो रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 50,000 ऊपर रह जाएगा 50,000 और नीचे आ जाएगा 5,000। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 10 रुपीज पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो कॉस्ट है किसी भी लेवल पे आप अब निकाल सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी कितनी है, 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट है, रुपीज 10 पर यूनिट है। तो अब आप देख लो टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी, टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये पूछना क्या चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था फिक्स ओवरहेड पर यूनिट का निकालना है ई लेवल के लिए। तो ठीक है, निकाल देते हैं। तो आपकी ये इस लेवल पे मैं देखता हूँ 1 लाख, ठीक है, दिस इज द 1 लाख, टोटल कॉस्ट 1 लाख है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इसमें मुझे पता ही नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट 10 है, और यहाँ पे एक्टिविटी 5,000 है, तो 10 इंटू 5,000 हो जाएगी, तो 50,000 हो जाएगी, यानी कि फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 50,000, सीधा सीधा है ना, जब इसमें से इधर माइनस करेंगे तो जब आपकी 50,000 फिक्स कॉस्ट हो गई, तो आप इस लेवल पे निकाल दीजिए कि आपकी जो पर यूनिट कितनी हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना चाहते हैं तो आप इसको एट लेवल ई अगर देखते हैं तो ये कितना आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, ठीक है। तो ये अगेन आपका कितना आ जाएगा, ये भी 10 ही आ जाएगा। तो आपकी डी आंसर हो जाता है, मतलब आपकी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट, राइट। तो ये आपका इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपको देखना, अगर आप टोटल कॉस्ट है और थ्रू आउट रह रही है, तो जो वेरिएंस, जो ये डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। तो ये पॉइंट इसमें समझने वाला था। तो 80 नंबर का सवाल करते हैं, 80। टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल ए प्रोडक्ट
टी लिमिटेड कुछ प्रोड्यूस करती है और सेल करती है किसी प्रोडक्ट को। द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रिवेन्यूज एंड कॉस्ट इन 2018। इनका कॉस्ट और रिवेन्यू का इन्होंने यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। रिवेन्यू जो आने हैं 400 सेट ये सोल्ड करेंगे, 600 पर प्रोडक्ट, मतलब पर यूनिट का आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने सेल्स का डाटा। और वेरिएबल कॉस्ट जो है इनकी वो 1,60,000 है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये तो इन्होंने दिया हुआ है, अगर पूरा डाटा मतलब 60 जो आपकी 400 सेट्स पे आपकी जो सेल आ रही है और जो रिवेन्यू आएंगे वो आएंगे 2,40,000, ठीक है। तो इसमें पर यूनिट का है प्राइस 600 जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल दिया है तो मैं सेम चीज इसको डिवाइड करके पर यूनिट का निकाल सकता हूं। तो इस केस में कितना आएगा पर यूनिट? 1,60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। तो दिस विल कम 400 पर यूनिट, ठीक है। ये वाला अगर मैं कहूं कि ये मैंने पर यूनिट के हिसाब से निकाला है ये वाला। अच्छा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है इनकी 50,000, तो फिक्स कॉस्ट इन्होंने दी हुई है 50,000। अब करना क्या है? करना ये है व्हाट अमाउंट ऑफ सेल टी मस्ट हैव टू अर्न इन नेट टारगेट इनकम ऑफ 63,000 इफ दे हैव टैक्स रेट ऑफ 30%। मतलब क्या है, ये जो डाटा दिया है बेसिकली आपको एक उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि हमारा इस तरह से जो कॉस्ट और रिवेन्यूज के डाटा आते हैं। वो कह रहा है अगर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें एक नेट इनकम 63,000 आपको चाहिए और हमारा टैक्स रेट 30% है, तो हमें सेल क्या करनी पड़ेगी? सेल क्या करनी पड़ेगी हमें ये बताना है। तो मैंने आपको जब मैं आपको ब्रेक इवन बता रहा था, जब मैंने जिन लोगों ने पूरे लेक्चर्स देखे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम सेल अगर निकालना चाहते हैं ब्रेक इवन पे, तो आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल का CS रेशो जो होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये सेल आ जाएगी आपकी ब्रेक इवन पे, ठीक है। ये ब्रेक इवन पे सेल आ जाएगी। ये मैंने आपको फॉर्मूले भी ड्राइव करके दिखाए थे उसमें। अब यहाँ फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि 15-20 मिनट का काम तो उसी में हो जाएगा। तो वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये क्लासेस देख सकते हैं, वो मार्जिनल कॉस्टिंग की सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं चैनल पे। और अगर इसके बाद हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कंट्रीब्यूशन सेल्स से अगर कर देंगे तो ये हमें सेल प्रॉफिट के साथ आ जाएगी। लेकिन आपकी समस्या क्या हो रही है? आपकी समस्या ये है कि ये प्रॉफिट जो है इस पे आपको लगता है टैक्स 30% का, ठीक है। यानी कि आप जो प्रॉफिट कमाएंगे उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो यानी कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कुछ ज्यादा कमाना पड़ेगा। मतलब टैक्स देने के बाद अगर मैं कहूं कि ये 30% मेरा टैक्स में चला जाएगा तो मुझे कितना कमाना चाहिए जिससे कि मुझे टैक्स देने के बाद 63,000 आ जाए, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूं कि अगर टैक्स का इम्पैक्ट इसमें लेना हो तो इस प्रॉफिट को अगर मैं 1 माइनस जो आपका टैक्स रेट है या 1 माइनस टी का रेट है उससे अगर कर दूं, ठीक है, या मैं दूसरी भाषा में इसको दोबारा से अगर लिखूं तो जो सेल आएगी वो एक तो ये तो ब्रेक इवन पे तो ये सेल आ गई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल का रेशियो मैं निकाल के भी दिखा दूंगा। प्लस प्रॉफिट अगर नॉर्मल होता तो ठीक है, तो मुझे क्योंकि 30% टैक्स देना पड़ेगा तो प्री टैक्स प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इस टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट अगर मैं यहाँ करूंगा तब मेरा आएगा ये प्री टैक्स प्रॉफिट। यहाँ पे ये तो पोस्ट टैक्स वाला दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब मुझे तो नेट इनकम चाहिए ना, आफ्टर टैक्स दिस चाहिए। तो ये CS रेशो से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरी सेल आ जाएगी। अब आप कहोगे CS रेशो कैसे आएगा? तो CS रेशो ऐसे आता है कि कंट्रीब्यूशन आपको पता होता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 600 माइनस 400, ठीक है सर। तो ये हो गई आपकी 200। और C/S हो गया आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल जो आपका है पर यूनिट वाला। तो ये आपका हो गया 200 आपने निकाला है और सेल दिया है 600 पर यूनिट। ये पर यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें आपका रेशियो एक तरह से अगर कहें तो ये 1/3 हो जाएगा, या इसको 0.333 जो भी आप कहना चाहें वो हो जाएगा। अब अगर इस जो डाटा है, अब सारी चीज मेरे पास है तो मैं रखूंगा तो मुझे सेल पता चल जाएगी। तो जो सेल चाहिए मुझे वो कितनी चाहिए? फिक्स कॉस्ट दी हुई है 50,000,
50,000, ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 1/3 कर लूं, है, प्लस आपका जो ये 63,000 तो मुझे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिए, अगर प्री टैक्स करना है इसको तो 1 माइनस 0.3 30% करने के लिए ये आ जाएगा, और CS रेशो 1/3 आपका दिया हुआ है। तो जो आपका सेल आएगा वो कितना डिजायर्ड चाहिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगी 1,50,000, ठीक है सर, ये हो जाएगी 1,50,000 प्लस ये आपका 63, अगर 63 वाला जो ये इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो डायरेक्टली मुझे तो कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो ये 0.7 रह जाएगा, जब 0.7 से इसको करिए तो ये आपका आता है 90,000, ठीक है, ये आपका आता है 90,000 और इसको 1/3 कीजिए तो ये 3 ऊपर फिर चला जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी 1,50,000 प्लस 9×27 2,70,000, ठीक है। तो ये आपकी जो टोटल सेल आ गई कितनी आ गई, 4,20,000 आएगी। इस तरह से इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 आपकी आएगी। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये पोस्ट टैक्स वाला तो आप SFM में भी करते होंगे, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको ये जो हमारा जो प्रॉफिट दिया है वो मतलब पोस्ट टैक्स दिया है, हमें प्री टैक्स चाहिए तो प्री टैक्स तो ज्यादा ही आएगा ना, तो प्री टैक्स कितना आएगा 1 माइनस टैक्स रेट से इसको कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 81 नंबर, एक्सेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट E, F, G और H यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। कह रहा है कि ये जो है EFGH प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ये सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। The input requirement for the product EFGH are 1 kg, 2 kg, 5 kg and 7 kg respectively. इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 1 kg, 2 kg, 5 kg और 7 kg है प्रोडक्ट किसका EFG और H के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, तो इन्होंने ये EFGH के लिए सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डाटा यहाँ दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस है इनके 100, 150, 200, 300 रेस्पेक्टिवली एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 50, 70, 100 एंड 125, ठीक है। ये सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एज्यूमिंग रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज ए लिमिटिंग फैक्टर, जो मैंने आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट आपको बताई थी जब पे हम इनको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंक निकालते थे। Assuming raw material availability is a limiting factor या bottleneck factor इसको कहेंगे कहीं कहीं, the correct ranking of the product क्या होगी, तो contribution पर limiting factor आपका जो आएगा वो हो जाएगी। तो बताओ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा 150 माइनस आपका कितना 70, 150 माइनस 70 आएगा 80 रुपीज, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करते चले जाइए, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 175। अब जो ये तो हो गया इनका कंट्रीब्यूशन और इनकी रॉ मटेरियल जो लग रही है, रॉ मटेरियल केजी में जो लग रही है कितनी लग रही है 1 kg, 2 kg, 5 kg, 7 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg और 7 kg। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, जो लिमिटिंग फैक्टर है, तो दिस विल बी 50, दिस विल बी 40, दिस विल बी 20 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर निकाल दीजिए। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या होना चाहिए EFG, तो किस में है, इसमें EFG, दिस द बी आंसर इज करेक्ट। तो ये करेक्ट ऑर्डर है आपका, ठीक है। तो ये सवाल तो बहुत आसान है, आपने अगर हमारी क्लासेस देखी होंगी ना, जो मैंने आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग और चैप्टर 1 आपका जो कराया है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत आसान है, आपने अगर उसमें कॉन्सेप्ट सीखी हैं तो बाकी मैंने एक्सप्लेन यहाँ कर दिया है। स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं वहां पे जाके, दीज आर द सम लिटिल एफर्ट विच आई एम ट्राइंग टू हेल्प दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग्स, और या जिनको समझने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रयोग यहाँ करता हूँ।
अंग्रेजी का कम ही करता हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर अंग्रेजी बोलूंगा तो बहुत सारे लोग हिंदी के लिए कहेंगे, हिंदी बोलता हूँ तो अंग्रेजी के लिए लोग कहते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मैक्सिमम लोगों को फायदा हो जाए उतना अच्छा है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा करता है। तो अब 82 नंबर पे चलते हैं। एस लिमिटेड रिसेंटली सोल्ड एन ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट्स हैविंग द फॉलोइंग कॉस्ट। इन्होंने एक जो है एक ऑर्डर 50 यूनिट का सोल्ड किया है एस लिमिटेड ने, जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल 1500 है, डायरेक्ट लेबर 1000 आवर लगे हैं इसमें। इनका जो रेट है 8 रुपीज 50 पैसे पर आवर है, तो 8500 इनका ये लेबर कॉस्ट हो गया। वेरिएबल ओवरहेड जो है ये 1000 आवर लगे हैं, 4 रुपी ईच आवर के हिसाब से 4000, और फिक्स ओवरहेड जो है वो इनके लगे हैं 1400। तो इस तरह से 40 यूनिट्स का जो ऑर्डर है, जो 40 यूनिट का इन्होंने, सॉरी 50 यूनिट का, जो 50 यूनिट का ऑर्डर है उसकी इनका क्या कॉस्ट इस तरह से आया है, जो ये दिया हुआ है वो है 15400। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो ये 1 और 2 आपको दिए हुए हैं, ये कैसे इन्होंने एलोकेट किए हैं, 4 रुपए, और जो इन्होंने ये यहाँ पे एलोकेट किया है वो कैसे किया है, एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर। कह रहे हैं ये हमने डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से एलोकेट कर दिया, जितने लेबर आवर लगे हमने उसके हिसाब से ही कर दिया। और ये वाला जो एलोकेट किया हमने, जो फिक्स ओवरहेड है 2 नंबर वाले, ये कैसे किए हैं, 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट हमने किए हैं। ठीक है, ये कह रहा है हमने 10% वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ये कर दिए हैं। द कंपनी हैज नाउ बीन रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए बिड फॉर 150 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। कह रहा है अब हमें एक बिड मिला है, प्रपोजल देना है 150 यूनिट को बनाने का। तो उनका कहना है कि अब हम कैसे काम करें साहब, ये हमें बताइए कि 150 यूनिट का हमें हमें एक प्रपोजल बना के देना है, बिड बनानी है। वो हमें बनानी है, हमारा लर्निंग कर्व 80% आ रहा है, 80% का लर्निंग कर्व है। तो मैंने लर्निंग कर्व के आपको इसी सीरीज में, मतलब एमसीक्यू वाली में, आपको आई बिलीव मैंने आपको 5 6 7 सवाल करा दिए हैं। तो लर्निंग कर्व का मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ कि जैसे हम अगर 80% लर्निंग कर्व का क्या मतलब है। अगर हम फर्स्ट यूनिट बनाते हैं तो लर्निंग कर्व ये मानता है कि जब लेबर अनट्रेंड होती है, पहली बार कोई काम करती है, तो वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है। जैसे जैसे लेबर ट्रेंड होती है वो उस काम को जल्दी कर देती है। तो ये मानता है कि एवरी डबलिंग ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब अगर आप 1 यूनिट से 2 यूनिट पे स्विच करें, आप मान लीजिए अगर 1 यूनिट बना रहे थे और इसमें आपको 100 घंटे लग रहे थे, तो अगर ये प्रोडक्शन आप डबल कर देंगे, मतलब 2 बनाएंगे, तो आपको कितने लगने चाहिए, 200 घंटे लगने चाहिए। लेकिन आपका लर्निंग कर्व 80% का है तो 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपको 160 घंटा लगेगा। मतलब कहने का है कि डबल करने पे आपका इतने परसेंट से डायरेक्ट लेबर आवर कम हो जाते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर कम हो जाते हैं भाई, यही तो हो गया ना 160। वही 0.8 से आपका कॉस्ट कम होगी या आवर कम होंगे, आवर का रेट अगर फिक्स है तो ये मान के चलता है। सिमिलरली अगर आप इसको डबल करेंगे, एवरी डबलिंग, तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 × 100। बट ये आपको कितनी बार डबल किया, 1 2 2 बार डबल किया, तो 0.8 × 0.8, तो इतना आना चाहिए। ऐसे ही आप इसको 4 का 8 करेंगे, 8 का 16 करेंगे, तो जितनी बार भी आप डबल कर रहे हैं, जैसे इसमें 1 2 बार कर रहे हैं तो यहाँ 2 बार ये 0.8 आएगा। अगर यहाँ 3 बार कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, 8 × 100 × 0.8 इंटू 0.8 और इंटू 0.8। इस तरह से अगर यहाँ ये आप 8 का 16 करेंगे यहाँ, तो ये 16 करने पे आपका कितना, फिर ये 4 बार आ जाएगा। तो ये एक लर्निंग कर्व की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि एवरी डबलिंग ऑफ द प्रोडक्शन आपका उस फैक्टर के साथ टाइम कम हो जाता है। तो टाइम कम हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि लेबर आवर कम हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि हमें 150 यूनिट्स का बनाया, हमने पहले 50 यूनिट का एक बिड बनाया था जिसकी कॉस्ट इन्होंने दी हुई थी। ठीक है, अब हमें बनाना है कितना, 50 से कितने पे जाना है, 200, मतलब 150 का बनाना। तो अब देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस को बनाना है मुझे, तो मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, जब मैंने 50 बनाई थी, ठीक है, तो उसमें कुछ लेबर आवर लगे होंगे। ठीक है, उसमें लेबर आवर कितने लगे होंगे भाई, उसमें आपके लगे हैं 1000 आवर्स लगे हैं। ठीक है, उसमें आपके आवर्स कितने लगे हैं,
1000 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें आप देखिए, अगर मैं 50 का 100 करूंगा और 100 का फिर 200 करूंगा तो 150 तो कहीं आ नहीं रहा। तो क्या करेंगे, 200 वाले में से 50 का टाइम घटा देंगे तो 150 के लिए बिड आ जाएगी, है ये इस तरह से आपका आएगा। तो आपके जो कम्युलेटिव आवर्स आएंगे इसके लिए, जैसे आप 50 में अगर किए थे तो ये आ रहे थे आपके 1000, ठीक है 1000। आपने अगर दुगना किया इसका तो कितना आना चाहिए एग्जैक्टली, ये आना चाहिए 2 इंटू 1000 इंटू लर्निंग कर्व का रेशियो जो आपका 0.8 है, और इसके लिए कितना आना चाहिए 2 इंटू 2, ये एक बार और कर दिया ना, इंटू 1000 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो ये जब करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, आप देखिए इसमें कितना आएगा। तो ये आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आता है 2560, 2560 आवर्स आते हैं, ठीक है। 1000 आवर्स आ रहे थे 50 के लिए, अगर हम 200 बनाते हैं तो 200 यूनिट पे हमारे लर्निंग कर्व का इफेक्ट लेके आते हैं 2560 घंटे, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, हमारे जो 150 के लिए हमें कितने आएंगे, 150 यूनिट्स के लिए कितने आएंगे, ये आ रहे हैं 200 यूनिट के लिए, ये घंटे आ रहे हैं 200 यूनिट के लिए, और ये घंटे आ रहे हैं 50 के लिए। तो 150 के लिए कितने आएंगे, जो 200 वाले आवर्स हैं, 200 वाले आवर्स हैं माइनस 50 वाले आवर्स हैं, तो कितने कितने हैं 2560, 2560 माइनस 1000, कितने आवर्स हैं। तो यानी कि 150 यूनिट बनाने की जो बिड मैं दूंगा उसके लिए मैं कितने आवर कंसीडर करूंगा, 1560 घंटे में मैं कैलकुलेशन करूंगा। क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, क्योंकि आपने फिक्स ओवरहेड को भी जो एलोकेट किया है वो वेरिएबल का 10% लेके किया है, तो ये दोनों चीज वेरी करेंगी, ठीक है। तो आपको अगर बिड देना है तो कैसे देंगे, क्योंकि आपको ये काम हो सकता है इंडस्ट्री में करने भी पड़ जाए, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो ये अगर अगर आपका 1500 जो है 50 के लिए है तो इसका ये 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ बिड बनाऊं, अगर मैं यहाँ बिड बनाऊं, बिड एस्टीमेट या प्रपोजल जो भी कहो आप, एस्टीमेट, तो इसमें मैं मटेरियल कॉस्ट अगर लूं, मटेरियल तो कितना लूंगा भाई, ये 3 गुना होगा ना, 50 के लिए 1500 है तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 15 या 45, 150 यूनिट के लिए ले रहे हैं ये, 150 यूनिट के लिए, ठीक है। और घंटे जो हैं आपके 1560 हैं। तो आपका रेट यहाँ दिया हुआ है, तो अगर लेबर लेबर आवर या डायरेक्ट लेबर, मैं डीएल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो डायरेक्ट लेबर लिख ही देते हैं, LABOUR, डायरेक्ट लेबर, डी छोटा लिखा है, स्पेस की दिक्कत है। तो 8.5 के भाव से 1560 कितना होगा ये, 1560 1560 इंटू पॉइंट, सॉरी 8.5, 8.5 इज द रेट। तो ये कितना आएगा सर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.5 1560, ये 13,000 13,260 आ जाएगा, 13,260 आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड आपका अगर यहाँ देखो रेट है 4 रुपए, तो आपके 4 रुपए से आप निकाल लीजिए वेरिएबल ओवरहेड कितने आपके आ गए, ये आपके आ गए 4, ये आपके आ गए 4 इंटू 1560, सीधे सीधे वेरिएबल ओवरहेड आपका 4 रुपए का रेट दिया हुआ है। तो ये कितने आ गए आपके 6240, ठीक है, ये इतने आ गए। तो ये अच्छा, ये वाला जो रेट दिया है फिक्स ओवरहेड कैसे निकाले हैं, फिक्स ओवरहेड इन्होंने निकाले हैं 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी तक जो कॉस्ट है सारी वेरिएबल है, तो इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ने पे आएगा ये तो वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट, ये कितनी आएगी इन सबको जोड़ के, ये आएगी आपकी, जोड़ते हैं इसको, ये आपकी आएगी 24,000, ठीक है। दिस विल कम टू 24,000। और आपके जो फिक्स ओवरहेड है, ये फिक्स ओवरहेड ये बचे ना, अब तो इसमें फिक्स ओवरहेड आप जोड़ दो, फिक्स ओवरहेड क्या है 10% ऑफ दिस, तो दीज आर द एट द रेट 10% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
टीवीसी मैंने लिख दिया, तो 10% कितने हो गए, 2400 आ गए, 2400 आ गए। तो ये आपका 150 का टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट, या जो आप बिड कहेंगे एक तरह से, टोटल करेंगे तो कितने आएगी, इनको जोड़िएगा तो ये 26,400 आपका बिड आ गया। 26,400 आपको बिड करना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो है नहीं, बी तो है नहीं। अब अगले पेज पे जाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ये आपका ये सी में दिया हुआ है, 26,400 आपको बिड करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, 83 नंबर का सवाल करता हूँ। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल पैकिंग मशीन्स, पैकिंग मशीन ये बनाते हैं और बेचते हैं। रिसेंटली इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी जिसको कहते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं हम, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था कि हम उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर को ढूंढते हैं, एक कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर कॉस्ट पूल बनाते हैं, फिर उसका रेट निकालते हैं और फिर उसको अलोकेट करते हैं। ये 4 काम करते हैं उसमें, ठीक है। मतलब एक्टिविटी के हिसाब से हम करते हैं, किसी रेट के हिसाब से नहीं करते हम। एक्टिविटी जो जितनी कंज्यूम करता है उस एक्टिविटी का एक रेट निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर का, और कॉस्ट ड्राइवर जितने कॉस्ट ड्राइवर से वो कंज्यूम कर रही है कोई चीज, उसको उस पर अलोकेट कर देते हैं। तो एबीसी सिस्टम ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ईच पैकेजिंग मशीन रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल 50,000, 50,000 का डायरेक्ट मटेरियल इनको चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, 50 इक्विपमेंट पार्ट्स चाहिए, 12 मशीन आवर्स चाहिए और 15 असेंबली लाइन आवर्स चाहिए, 4 इंस्पेक्शन आवर चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मशीन आवर, लाइन आवर, इंस्पेक्शन आवर, दीज आर द कॉस्ट ड्राइवर, ऑल आर द कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो एक कॉस्ट ड्राइवर, एक असेंबली लाइन आवर, एक मशीन आवर का जो रेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ड्राइवर का रेट। तो हम क्या करेंगे, जैसे इक्विपमेंट पार्ट्स का एक पूल होगा, एक कॉस्ट पूल होगा, ठीक है। उस कॉस्ट पूल से हम रेट निकाल लेंगे और जितने जो कंज्यूम करेगा, जैसे ये पर्टिकुलर चीज क्या कंज्यूम करिए, डायरेक्ट मटेरियल तो है, ठीक है, वो तो उसका पार्ट डायरेक्ट आइडेंटिफिएबल है। जो आपके अदर जो आपके ओवरहेड है, तो उसमें जो आपके जैसे इक्विपमेंट पार्ट्स कंज्यूम कर रही है 50, इसका कोई रेट होगा, या तो रेट वो निकालना पड़ेगा पूल से, या इस केस में तो वो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। The detail about the cost pool, allocation basis and the allocation rate are given below. तो ये सब दिया हुआ है इन्होंने। इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल, जो कॉस्ट पूल है उसमें क्या है, कॉस्ट पूल किसका बना है, मटेरियल हैंडलिंग का, मशीनिंग का, असेंबली का और इंस्पेक्शन का, ये कॉस्ट पूल के नाम है। और कॉस्ट कलेक्शन का बेस क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, जैसे इसमें इक्विपमेंट पार्ट दिए हुए हैं, मशीन आवर, असेंबली लाइन आवर और इंस्पेक्शन। तो दिस इज द योर ड्राइवर, बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर। और इनका फिर इन्होंने ये यहाँ डाटा तो दिया नहीं, कई बार यहाँ ये टोटल भी दे के यहाँ आपको दे सकते हैं, तो ये रेट आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये रेट डायरेक्टली इन्होंने दिया हुआ है। तो जब ये डायरेक्टली दिया हुआ है इन्होंने, तो आप जो जितना कंज्यूम करिए उतने हिसाब से आप निकाल दीजिए, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। देखो इसमें आपको डायरेक्टली रेट यहाँ दिया हुआ है। द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 50 कैन पैकेजिंग मशीन फ्रॉम कस्टमर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट अलोकेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर कितनी होगी। तो ये बता रहा है कि एबीसी को यूज करके हम कितनी, जो हमने ऑर्डर मिला है हम उसमें ओवरहेड की कॉस्ट कितनी अलोकेट करें, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, आपने आपका जो ये मशीन है आप देख लीजिए 50 इक्विपमेंट पार्ट लेती है, तो ये इसको 8 इंटू 50 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते चाहिए यहाँ सीधे। मशीन आवर कितने लेते हैं, 12 लेते हैं, और 75 कितना लेती है ये 15 असेंबली लाइन, तो असेंबली लाइन की आपका 75 रेट है, 15 ये लेती है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको इंस्पेक्शन आवर 4 लगते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400, 400, ये आपका आ जाएगा कितना, 68 इंटू 12 आ जाएगा 816, और 15 इंटू 75 कितना आएगा, 15 इंटू 75 आएगा 1125, और ये कितना आ जाएगा 416। तो इससे आपका कितना ये आ गया, इनको जोड़ेंगे तो टोटल ओवरहेड आपके कितने आ गए, 2757, ठीक है, 2757।
2757 आपके आ गए। अब ये आपका एक मशीन का दिया हुआ है, तो 40 मशीन का कितना होना चाहिए, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग टू योर 1,10,280। ठीक है, तो ये वन का था ना ये, तो ये आपका इस तरह से ये आंसर डी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84, एबी लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। तो अब हम अगली जो क्लासेस करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट की ही करेंगे, और आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एबी लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द डायरेक्ट लेबर फॉर द प्रोडक्ट एक्स। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये, लेबर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है सर, लेबर से रिलेटेड। तो मैं डायरेक्ट जो आपको ये बता रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मैं आपको कहूंगा कि आप फॉर्मूले मत रटिएगा, क्योंकि फॉर्मूले उसमें हैवी बहुत ज्यादा है, और रटने के बाद प्रोबेबिलिटी यही है कि आप 70% ही सही कर पाएंगे, बाकी फॉर्मूले इधर के उधर हो जाएंगे। तो आप समझना शुरू कीजिए कि होता कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मैं यहाँ आपको इस सवाल के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट लेबर से, जो कि प्रोडक्ट एक्स में यूज हुई है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 8 रुपए है, लेबर आवर का रेट दिया हुआ है, और एक्चुअल रेट पर आवर हुआ है 8 रुपए 40 पैसे। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर जो अलाउ किए हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने किए हैं, 2000 आवर्स, और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो मिला है वो 1600, जो कि एडवर्स मिला है। एडवर्स का मतलब जो हमने स्टैंडर्ड बनाया होगा उससे ये ज्यादा पैसा लगा होगा, इसलिए ये एफिशिएंसी मतलब एडवर्स आ रही है, वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। व्हाट वर द एक्चुअल आवर वर्क। तो एक तो तरीका यह है कि लोग रट लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला रटने से कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, फॉर्मूला रटना बहुत अच्छा कोई ठीक बात नहीं है। तो क्या करें सर, तो समझते हैं कि इस सारे डाटा में कौन सा डाटा काम का है और कौन सा डाटा काम का नहीं है। हो क्या रहा है, निकालना क्या है, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया है। अब मुझे एक बात बताओ कि लेबर की एफिशिएंसी का जो वेरिएंस आया है, लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस किसकी वजह से आया होगा, काम करने की वजह से, काम करने की वजह से। ठीक है, वो रेट की वजह से, एक्चुअल रेट की वजह से नहीं आया भाई। ये जो डिफरेंस हो रहा है ना आपका, ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, ये जो आया है ये किसकी वजह से आया है, ये मार्केट की वजह से आया है। भाई मार्केट में आपने स्टैंडर्ड रेट कुछ बनाया होगा, लेकिन आपका एक्चुअल रेट बढ़ गया, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्केट, नॉट बिकॉज ऑफ द लेबर की एफिशिएंसी से इसका, इस वेरिएंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस केस में एक्चुअल रेट जो है वो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी जो है, लेबर ने कितने घंटे एक्चुअल में, घंटे की वजह से वेरिएंस आ रहा होगा। जो एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी मतलब होती है दक्षता, हिंदी में इसको कहते हैं। तो इसका एक्चुअल रेट फर्क जो पड़ गया, वेरिएंस तो इसकी वजह से भी आ गया, वेरिएंस तो इसकी वजह से भी आ गया, लेकिन ये चूंकि मार्केट ड्रिवन है, ये कोई लेबर के हाथ में नहीं है। एक्चुअल रेट जो है ये लेबर ने जो काम किया उसमें नहीं है, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है एक तरह से, आप ये मानिए। तो जो लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस है वो किस पे निकलना चाहिए, वो स्टैंडर्ड प्राइस पे निकलना चाहिए, ना कि एक्चुअल प्राइस पे निकलना चाहिए, है। एक्चुअल रेट से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हो गया एडवर्स। भाई ये क्या हो गया, एडवर्स। लेबर ने जो काम किया, लेबर ने बेसिकली, जब मैंने कहा कि रेट फिक्स हो गया, रेट कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, एक्चुअल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एक्चुअल ये लेबर के हाथ में नहीं है, ये तो मार्केट डिसाइड कर रहा है। तो स्टैंडर्ड रेट, अब जो एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा, मैं कुछ उसके लिए घंटे डिसाइड करूंगा किसी काम के लिए, भाई घंटे कोई डिसाइड होंगे ना, एक्चुअल स्टैंडर्ड अलाउड एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब मैं कहूंगा कि भाई इतने घंटे में काम करो आप, होना चाहिए। तो एक्चुअल आवर मतलब सॉरी स्टैंडर्ड आवर मैंने कुछ बना दिए, स्टैंडर्ड आवर मैंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड आवर इतने लगाओ, लेकिन लेबर ने कुछ घंटे ज्यादा लगाए होंगे या कम लगाए होंगे, उनका डिफरेंस है। और स्टैंडर्ड रेट में क्यों लाया, क्योंकि ये वाला रेट इरिलेवेंट हो गया। अब यहाँ जो वेरिएंस आएगा, यहाँ जो वेरिएंस आएगा, ये आएगा वेरिएंस यहाँ पे।
तो ये अगर मान लो इसने लेबर ने कम घंटे लगाए होंगे तो ये फेवरेबल आएगा, और ये ज्यादा घंटे लगाए होंगे तो एडवर्स आएगा। तो अगर ये एडवर्स आया दैट मीन्स 1600 रुपए का एडवर्स आ गया ये, क्योंकि लेबर ने ज्यादा घंटे लगाए होंगे, सीधी सी बात। तो स्टैंडर्ड रेट 8 रुपए है, जब मैंने उनको अलाउ किए 2000 घंटे, तो उन्होंने कितने घंटे लगाए मुझे निकालने पड़ेंगे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही लगाए होंगे तभी एडवर्स आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको अगर मैं ये करूं, इससे ये चला जाएगा 200 टाइम्स, और जब 200 टाइम्स इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 2200 घंटे आ जाएगा। एक्चुअल आवर आपके कितने आ जाएंगे, 2200 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। तो आपको देखना है एक्टिविटी क्या हो रही है भाई, लेबर की एफिशिएंसी एक्चुअल रेट पे क्यों नहीं निकल रही। एक्चुअल रेट पे यहाँ इसलिए नहीं निकल रही भाई, एफिशिएंसी में केवल घंटों का काम है, उसको कुछ घंटे आपने अलाउड किए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको क्लास पढ़नी है 1 घंटे में, और आपने पढ़ी वो 1.5 घंटे में, ठीक है। तो आप कम इफिशियंट है, इफिशियंसी, ठीक है। ये बात आप समझिए। तो अब ये रेट में क्यों नहीं लगा रहा एक्चुअल, क्योंकि ये रेट जो वेरिएंस आया है ये बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन आया। जब मैं स्टैंडर्ड बना रहा था तो मैंने स्टैंडर्ड में ये सोचा था कि मार्केट में रेट जो होगा लेबर का 8 रुपए होगा, लेकिन अब जब एक्चुअल काम करने चला तो लेबर का रेट जो है बढ़ गया। बट दिस इज नॉट, दिस हैज नो रिलेशन विद द लेबर एफिशिएंसी। तो ये चीज आप समझ के चलिए, ठीक है। तो इससे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस सवाल के लिए। ऐसे ही मैं आपको बाकी बाकी चीजें भी बताऊंगा जब हम जो है आगे काम करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे मैं चलता हूँ। 85 में है, एक्स लिमिटेड हैज 1000 यूनिट ऑफ एन ऑब्सोलीट आइटम। ऑब्सोलीट आइटम मतलब हो गया जो कि खराब है, मतलब अब वो काम में नहीं आ सकता, कोई ऐसा है जो कि ये काम में नहीं लाया जा सकता। विच आर कैरीड इन द इन्वेंट्री एट द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 50,000। तो एक इनके जो इनके पास एक मटेरियल जो है वो कहीं यूज होता होगा, अब वो आजकल चलन में नहीं है, तो उसको 50,000 की वैल्यू पे आ रहा है 1000 यूनिट इन्वेंट्री में, मतलब किताबों में 50,000 रुपए की वैल्यू आ रही है उसकी। इफ दीज आइटम वर रिवर्ट, अगर इन आइटम को रिवर्क किया जाए तो 20,000 रुपए लगेंगे, और उसके बाद वो 36,000 रुपए के बेचे जा सकते हैं। मतलब कोई खराब आइटम पड़े हैं जो अब बिकते नहीं, अब चलन में नहीं है वो, तो उसमें इनके पास ये 50,000 की कॉस्ट पे कैरी हो रहे हैं। अगर इन आइटम पे कुछ काम करके इनको रिवर्क किया जाए तो 20,000 रुपए लगेंगे, और उसके बाद ये 36,000 रुपए के बेचे जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप फॉर ₹6,000। तो उसके अलावा दूसरा चारा क्या है, 6,000 रुपए में वो स्क्रैप में, कबाड़े में बिक जाएंगे। अब अगर डिसीजन मॉडल को यूज किया जाए, इन डिसीजन मॉडल यूज टू एनालाइज फॉर द रीवर्किंग प्रपोजल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अब मैं आपको कई बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता चुका हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या होती है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ट्री में क्या होगा, आपके पास क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक क्या करें, रीवर्क करें, रीवर्क, अगर मैं रीवर्क करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, स्क्रैप सेल, SCRAP, स्क्रैप, स्क्रैप सेल करेंगे, ठीक है, स्क्रैप में सेल करेंगे। तो इसके और तीसरा ये इन्होंने जो 50,000 दी है ये इररिलेवेंट है, किताबों में लिख रही है कोई बात, उससे कोई मतलब नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो लिखी रहेगी, वो एक नोशनल वैल्यू आ रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास जो अल्टरनेटिव रिवर्क वाला है, आपको रिवेन्यू कितना मिलेगा ऐसा करने से, रिवेन्यू आपको मिलेगा 36,000 का, ठीक है। और कॉस्ट इनकर्ड कितनी होगी, कॉस्ट इनकर्ड होगी आपकी 20,000, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड आपकी 20,000 होगी। तो आपको नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो या पैसे कितने मिल सकते हैं इस काम को अगर करते हैं आप, तो आपको 16,000 रुपए मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास और क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि भैया जाओ इसको बाजार में 6,000 रुपए का बेच आओ। तो इसको जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इस मॉडल को मैं डिसीजन मेकिंग को, रिवर्किंग वाले मॉडल को मैं अगर कर रहा हूँ, रिवर्किंग प्रपोजल को, तो अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होगी, बेस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है, यानी कि 6,000 रुपीज। तो इस केस में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 6,000 रुपीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन द फॉलोइंग कॉस्ट, तो यो फॉलोइंग केसेस।
तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो होती है, इसमें आप एक यूनिफॉर्म रेट निकाल देते हैं और उसमें फिर आप उसको एलोकेट करते जाते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई सक्सेसफुली नहीं हो सकती, ये हमें बताना है। तो मैं अब इसमें पढ़ के पहले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि आपका एक एक आपका ओवरहेड होगा, उसके आपका कुछ आपने किसी बेसिस पे किसी मान लीजिए लेबर आवर या कुछ भी कोई पैरामीटर लिया होगा, उसके बाद आपने रेट निकाल दिया होगा उसका। ठीक है, रेट निकाल दिया होगा, रेट, और उस रेट से यूनिट में एब्जॉर्ब करते चले जाते होंगे। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है। ये कहाँ कहाँ सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो सकता, नॉट बी अप्लाइड सक्सेसफुली इन ए सिंगल enterprises having a number of branches each of which manufacture the same set of the product। तो जब ये सेम सेट ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं, इनकी मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड की कितने ब्रांचेज हैं, ए बी सी डी, लेकिन ये सब क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, सब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ तो कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इन ए नंबर ऑफ एंटिटीज इन द सेम इंडस्ट्री बाउंड बाय द ट्रेड एसोसिएशन, ये ट्रेड एसोसिएशन ने कुछ सेम इंडस्ट्री के लिए कुछ पैरामीटर बना रखे होंगे, तो सेम इंडस्ट्री में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रेड यूनिट जैसा कहेगी वैसी ही रेट लगा जाएगा सारी इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इन ए नंबर ऑफ यूनिट अक्रॉस द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग वन और मोर ऑफ द गिवन सेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस वाले में क्या है कि आपका number of unit the across the different geographical location manufacturing one or more product, one or more of a given set of the product। भाई हमने उनको डिफरेंट लोकेशन में हमारी यूनिट है, मान लीजिए ए बी सी डी, इस तरह की डिफरेंट लोकेशन में है, मान लीजिए दिल्ली में है, ये मुंबई में है, ये कलकत्ता में है, ये हैदराबाद में है, ये। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कुछ यूनिट बना कोई तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, ये एक से ज्यादा है, लेकिन बनाती सब एक सा है, ये डिफरेंट ज्योग्राफी में है। तो कोई आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफी में होने से क्या फर्क हो गया। ठीक है, अनलेस उसके कोई फैक्टर ना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो क्योंकि वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं या एक सेट टाइप का बनाते हैं, प्रोडक्ट का सेट बनाते हैं, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो अब ये बचा इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री, इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री ईच ब्रांच मेकिंग ए डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोसेस के साथ वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो ए, अगर मैं मान लूं ऐसा कहीं है ए बी सी डी कोई आपकी ब्रांचेज हैं, अब उनके जो हैं उन ब्रांचेज में ए कुछ अलग बना रही है, बी कुछ अलग बना रही है, और अलग अलग प्रोसेस हैं, तो वहां यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं लगाई जा सकती। तो दिस ऑप्शन यहाँ ये प्रयोग नहीं की जा सकती, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, 87 नंबर का सवाल लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंस्ट्रेंट फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली, और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो सकता है कि आपको या तो क्या करना है, आपको रिवेन्यू को क्या करना होगा, मैक्सिमाइजेशन, रिवेन्यू के मैक्सिमाइजेशन का होगा। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का होगा, या कॉस्ट का मिनिमाइजेशन होगा, यही होगा, और कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता इंडस्ट्री के अंदर। आपको अगर प्योर इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखो तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, तो यही दो काम होते हैं। आप अगर देखो तो या तो आप रेवेन्यू को बढ़ाओ या आप जो है मिनिमाइज करो अपनी कॉस्ट को। तो कह रहे हैं कंस्ट्रेंट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होती है, ये हमें कब करना होता है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास अगर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको हाउ ब्यूटीफुली वी यूज टू गेट द मैक्सिमम रिवेन्यू और टू गेट द मिनिमम कॉस्ट। तो कह रहा है वैलिड कंस्टेंट कौन सी नहीं है। तो देखो इक्वेशन की फॉर्म में जो होती है वो वैलिड कंस्टेंट होती नहीं। कंस्टेंट का मतलब है कोई दिक्कत किसी चीज की दिक्कत, या कोई
दिक्कत कैसे लिखा जाएगा, दी आधा के कहते दिक्कत है, मान लो मतलब किसी चीज की कोई कमी है। अब इस केस में ये तो सिंपल इक्वेशन है मैथमेटिकली, तो ये तो कोई किसी उसको बताती नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, ये 5xt प्लस 2x2 x1 है बेसिकली, ये इज इक्वल टू और लेस देन 10। मतलब ये कह रहा है कि x1 और x2 जो भी इनकी चीज है, जो वेरिएबल है, ये मान लो कोई लेबर आवर हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो ये 10 या उससे कम है हमारे पास। मतलब ये कंस्टेंट बनती है कि मान लो अगर मैं कहूं कि कोई यूनिट मैं बनाता हूं, मान लीजिए कोई यूनिट, ये मान लीजिए कि एक यूनिट में बनाता हूं ए और एक बनाता हूं बी। एक ही एक 5 घंटे लेती है और एक लेती है कितना, 6 घंटे। तो वो, ये मेरे कहने का मतलब ये 6 घंटे नहीं करेंगे इसको, या ऐसे आप कंफ्यूज रहेंगे। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि आपके जो ये वाली कंस्ट्रेंट क्यों वैलिड बन रही है, क्योंकि इसमें जो भी ये अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये वाला, ये या तो इतना है या इससे कम यूज हो सकता है। मतलब ये बोटल नेक बन गया। और ये वाला तो इनवैलिड वैसे ही हो गया क्योंकि यहाँ रिसोर्स की कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी अपने आप में इस तरह का जो कोई वेरिएबल के नीचे दूसरा वेरिएबल दिया, ये इसलिए इनवैलिड हो गया। तो आपका ये बी वाला ही वैलिड कंस्ट्रेंट बनता है। कंस्ट्रेंट हमारा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में आपका ऐसे ही, आपको साइन हमेशा ये देखिए ये वाला मिलेगा। तो आपका दिस मीन्स कि ये रिसोर्स, जैसे यहाँ 10 दिया हुआ है, मतलब जो रिसोर्स भी यूज हो रहा है 5x1 प्लस 2x2 जो हो रहा है, जो भी रिसोर्स इस इक्वेशन में यूज हो रहा है वो 10 है या उससे मतलब मैक्सिमम 10 है या उसके बराबर यूज हम कर सकते हैं, 10 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो जब भी ये साइन आएगा आपको, तो लेस देन इक्वल टू का, तो ये आपको वैलिड कंस्ट्रेंट बनेगी। ठीक है, बाकी ये डिटेल में तो आपको जब इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। अभी तो आप ये मानिए कि वैलिड कंस्ट्रेंट केवल लेस देन और इक्वल टू के साइन से बनती है, बाकी इक्वल के साइन से नहीं बनती। ठीक है, किसी वेरिएबल को डिवाइड कर रहे हैं वो भी नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनती। और ग्रेटर देन वाले साइन से ही बनी हुई, सिंगल साइन से तो बनती नहीं, या तो इक्वल टू और लेस देन वाले साइन से ही बनती है। ठीक है, तो अब मैं 88 नंबर पे चलता हूँ। ये क्या कह रहे हैं साहब, द शेडो प्राइस, शेडो प्राइस की बात आ गई। शेडो प्राइस में क्या होता है, शेडो प्राइस का मतलब ये होता है आपका कि अगर हमारे पास वो रिसोर्स एक यूनिट ज्यादा हो तो उससे उतना कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा। तो जैसे ये कह रहा है कि शेडो प्राइस ऑफ स्किल लेबर ऑफ एसटी लिमिटेड करंटली 10 रुपीज पर आवर। स्किल लेबर का जो शेडो प्राइस है 10 रुपए पर घंटा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 घंटा ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर 1 घंटा ज्यादा होगा मेरे पास स्किल लेबर का, तो 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा ज्यादा। तो इसमें द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग स्किल लेबर, ये गलत है। देयर इज ए हिडन कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, ये भी गलत है। कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्रीज बाय द 10 रुपीज पर आवर फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर ऑफ स्किल्ड लेबर दैट कैन बी ऑब्टेन। मतलब अगर आपके पास 1 घंटा होगा तो पर एक्स्ट्रा घंटा आपका जो है इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये तो डी तो वैसे ही गलत हो गया जब सी सही हो गया था। द टोटल कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय, ये भी गलत है आपका। तो शैडो प्राइस क्या होता है, ये एक तरह के मतलब जो भी आपका लिमिटिंग रिसोर्स है या बोटलनेक रिसोर्स है या स्केयर रिसोर्स है, जैसे इसके इसमें स्किल लेबर है, तो ये कहता है कि इस रिसोर्स का शैडो प्राइस हम वो कहेंगे कि पर घंटे हमारा मतलब एक तरह से 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा। ठीक है, अगर 5 रुपए शैडो प्राइस होता तो पर घंटा लेबर आवर ज्यादा होने से, हमें स्किल लेबर ज्यादा होने से 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता था। ठीक है, तो ये शैडो प्राइस होता है। ये सम सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल सवाल ही है। ओके, 89 पे मैं चलता हूँ। 89 क्या है, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 1,60,000। फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। फिक्स कॉस्ट इज 48,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 12 रुपीज पर यूनिट। तो पीवी रेशियो बताना है। तो पीवी रेशियो तो मैंने आपको कई बार बताया है। पीवी रेशियो बेसिकली क्या होता है आपका, जो आपका पीवी रेशियो जो होता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल को ही पीवी रेशियो बोलते हैं। तो ये ब्रेक इवन सेल जो आ रही है आपकी, ब्रेक इवन सेल जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल होता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है। तो ब्रेक इवन सेल इन्होंने दी हुई है कहीं पे,
दी हुई है, ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000, तो बस यहाँ इसको रख दो 1,60,000 और फिक्स कॉस्ट 48,000 दी हुई है आपकी, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये पीवी रेशियो आपका निकल आएगा, इसमें पीवी रेशियो कितना आएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो दिस विल कम 0.3, तो दैट मीन्स 30% आपका पीवी रेशियो बन गया। तो ये सी सही हो जाता है। ये तो मैंने कई बार आपको फॉर्मूले करके दिखाए हैं, ये वाले तो जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की कराई थी। तो ब्रेक इवन सेल पे क्या होता है, ये कहीं पे आपका अगर देखोगे तो ब्रेक इवन सेल जो होती है आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो या पीवी रेशो जो भी आपको कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने क्लासों में ड्राइव किया हुआ है, जो फुल फ्लैज क्लासें हैं। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको देख सकते हैं, और बाकी फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया। 90 नंबर का सवाल है, ए फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्स या बोटलनेक रिसोर्स या स्केयर रिसोर्स के नाम से ये कहीं कहीं आएगा, जिसके लिए आपको कितने घंटे अवेलेबल हैं, 31,300 अवेलेबल फॉर 31,300 मिनट्स पर वीक। ए फैक्ट्री हैज की रिसोर्सेज, जिसको बोटलनेक रिसोर्स ऑफ फैसिलिटी ए which is available for 31,300 minutes per week। एक मिनट्स के लिए ये एक वीक के लिए ये इतने मिनट अवेलेबल है एक फैक्ट्री में। कितनी अवेलेबल है 31,300 मिनट्स अवेलेबल है। ओके, द टाइम टेकन बाई पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन फैसिलिटी आर 5 मिनट्स एंड 10 मिनट रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं अगर प्रोडक्ट एक्स और वाई बनाते हैं तो फैसिलिटी कितनी यूज होती है, 5 मिनट होती है एक यूनिट के लिए, और वाई के लिए कितनी होती है 10 मिनट। लास्ट वीक एक्चुअल आउटपुट कितनी थी 4750, आपकी कितनी क्या थी यूनिट एक्स बनाई, और 650 आपने वाई की बनाई। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी जो थी वो 78250 आ गई रुपीज। तो थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक कितनी होगी, थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक कितनी होगी। तो थ्रूपुट क्या है, मतलब जो जो आपका बोटलनेक रिसोर्स के साथ है। तो बोटलनेक रिसोर्स का रेट क्या आपका बनता है, कितने आपके मिनट अवेलेबल हैं और कितने आपका कॉस्ट आई। तो आपका ये मैं अगर कहूँ इसको तो कॉस्ट पर मिनट निकाल लो सबसे पहले, तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट ये वाली जो ना फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई, एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी आई 78,250 और कितने मिनट अवेलेबल थे 31,300। तो आपका क्या रेट क्या आया इसका रेट आया आपका 2.50 रुपी पर मिनट। ठीक है, इतना मिनट आया। और आपने जो आपकी कॉस्ट पर भी कैसे आएगी, आपने इतना इसका रेट है, आपने कितनी मिनट यूज की होंगी, आपने कितनी यूज की होंगी, जो एक्स बनाए होंगे और वाई बनाए होंगे। तो एक्स कितने बनाए आपने, एक्स बनाए आपने 4750 और वाई कितने बनाए आपने 650। एक्स के लिए आपको कितना घंटा लगा, सॉरी कितनी मिनट लगा 10 मिनट, नहीं 5 मिनट। एक्स के लिए कितना लगा 5 मिनट और वाई के लिए कितना लगा 10 मिनट। इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मिनट आएंगी और फिर रेट से इसको गुणा कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ेगी इसमें, तो कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं। आप भी कैलकुलेट करिए मेरे साथ। तो ये आपके आएंगे इनको करिए तो ये तो आ जाएंगे 6500 और ये कितने आएंगे, ये आपके आएंगे, तो ये आपके आएंगे 23,750 और ये 65 तो जब जोड़ेंगे तो ये आपके कितने आ जाएंगे जी, ये आपके आएंगे 3250। ठीक है, तो ये तो आपके घंटे आ गए, सॉरी मिनट आ गए, ये आपके कितने आ गए मिनट आ गए इतने तो, और कॉस्ट पर मिनट इतना है। तो आपकी थ्रूपुट कॉस्ट कितनी होगी, थ्रूपुट कॉस्ट कितनी होगी आपकी 30250 इंटू 2.5, तो ये कितनी आ जाएगी 75,625। ठीक है, 75 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका।
ठीक है, इस तरह से आपका आ गया। अच्छा, इन ए पर्ट नेटवर्क, पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ना, जहाँ पे आपके सीपीएम और ये सब आते हैं, तो ये जो नेटवर्क बनता है वो उसमें पर्ट एक नेटवर्क का नाम है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी इज 9 वीक्स एंड द पेसिमिस्टिक टाइम इज 21 वीक। अब ये ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम होते क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब सिंपल सिंपल ये मान लो कि जैसे आप अपने, ये आपका है घर, ये है आपका घर और ये है स्कूल, ये है आपका मान लो विद्यालय, हिंदी में लिखते हैं भाई, ये आपका विद्यालय है। यहाँ से आप जाते हैं और बहुत सारी रास्तों में रेड लाइट वगैरह पड़ती हैं मान लो। तो जब यहाँ से जाते हैं तो एक दिन आप गए, यूजुअली आपको 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट लगे। एक दिन गए आपने, सारी लाइटें आपको जो है रेड मिली, तो उस दिन आपको लगे मान लो 20 मिनट। और एक दिन आपको क्या हुआ, सारी लाइटें खुली मिली एकदम, तो उस दिन कितने लगे मान लो 12 मिनट, 12 मिनट या 10 मिनट, मान लो 10 मिनट लगे। तो ये जो होता है नॉर्मल टाइम 15 मिनट लगता है, लेकिन रेड लाइट मिल गई, सारी लाइटें रेड मिली, जहां भी गया पूरा एकदम रेड मिला, तो ये आपका 20 मिनट लगा। और एक दिन पूरी सारी लाइटें खुली मिलेगी तो 10 मिनट लगा। तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक और ये होता है पेसिमिस्टिक। मतलब ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन और मोस्ट एडवर्स कंडीशन, इन्हीं को आप मान लो। तो किसी एक्टिविटी का मोस्ट फेवरेबल टाइम जो मतलब जिसमें वो कम से कम टाइम में हो सकती है, ऑप्टिमिस्टिक अगर हम हो जाए तो 9 वीक्स हो सकते हैं, और पेसिमिस्टिक मैक्सिमम अगर सारा कुछ एडवर्स, मतलब ये जैसे ये रेड लाइट हो गई थी यहाँ, तो 21 वीक्स लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एस्टिमेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड एविएशन। अब स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है, ये तो बेसिकली वैसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है आपका। ये 6 होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक, सॉरी पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम का डिफरेंस जो है उसको 1/6 होता है उसका ये, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन। तो आप ऐसे निकाल दो, जो एस टी आपका होता है, दिस इज टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये जब मैं फुल फ्लैश क्लासेस कराऊंगा, ये मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, 6 क्यों आता है। पर अभी आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देख लें। तो इस केस में 21 आपका ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक हो गया, 9 आपका ऑप्टिमिस्टिक हो गया, और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो दिस कम टू 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा आपका। एक चीज जो मैं एडिशनल बताना चाहता हूँ आपको, वो आपसे कई बार क्या पूछेगा आपको, एक तो टाइम दे देगा पेसिमिस्टिक, एक टाइम दे देगा आपको ऑप्टिमिस्टिक, और एक टाइम दे देगा मोस्ट लाइकली टाइम। और वो कह देगा एक्सपेक्टेड टाइम आपसे पूछ लेगा, एक्सपेक्टेड टाइम ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 तो यहाँ भी आएगा, ये 6 तो यहाँ भी आएगा। तो इसमें क्या है, आपको जो ये मोस्ट लाइकली टाइम है, ये इसको 4 वेटेज देना पड़ेगा, 4 इंटू टी एम प्लस बाकी को ऑप्टिमिस्टिक और टी पेसिमिस्टिक। तो ये भी पूछ सकता है। जैसे आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो सिंपल टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। अगर वो आपसे एक्सपेक्टेड टाइम पूछेगा तो 3 टाइम देगा आपको, जिसमें आपकी मोस्ट लाइकली टाइम जो होगा उसको 4 टाइम्स का वेटेज देना है, और बाकी को एक एक टाइम का वेटेज देना है। टाइम्स का वेटेज देना मतलब नॉर्मल रखना है। तो ये आपसे पूछ सकता है कई बार, है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछ रहा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो केवल पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6 है। अगर वो एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है एक्टिविटी का और 3 टाइम दे रखे हैं, तो जो मोस्ट लाइकली एक्टिविटी है टीएम, टीएम मोस्ट लाइकली एक्टिविटी का जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 टाइम्स वेटेज देंगे और बाकी को नॉर्मल देंगे। तो इस तरह से ये आपका ये भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब 92 नंबर का सवाल कर रहा हूं मैं। 92 में क्या है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल सवाल है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड एक सवाल है। तो ये आपने इंटरमीडिएट लेवल में भी किए होंगे, या जो आपका एक कॉस्ट ऑडिट वाला एक वो है उसमें भी आया होगा आपको। ये कह रहा है कि हायर इज द एक्चुअल वर्क, क्या होगा इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो कैपेसिटी आपका जो यूटिलाइजेशन है, एक तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका होता है एक्चुअल आवर वर्क और वेस्टेड आवर वर्क।
ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो होता है, ये आपका क्या होता है, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है। अब आपने अगर एक्चुअल आवर ज्यादा किए हैं तो कैपेसिटी यूजेज तो इसमें नहीं होते, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लोअर तो हो नहीं सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो जो होता है एक्चुअल आवर वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर वर्क होते हैं, या बजटेड आवर्स होते हैं, नॉट वर्क, बजटेड आवर्स जो आपने बनाए हैं, तो उनका रेशियो होता है। अगर ये एक्चुअल आवर्स आपके ज्यादा हैं, हायर हैं, तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अगला चलते हैं 93 पे। 93 में है X is a factory making certain product where the learning curve ratio of 80% and 90% respectively apply respectively for the two equally paid worker A और B। कह रहा है ये जो लर्निंग कर्व का रेशियो है 80% और 90% किस किस के लिए है, वर्कर ए के लिए और वर्कर बी के लिए रेस्पेक्टिवली है। मतलब ए का लर्निंग कर्व 80% है और बी का लर्निंग कर्व जो है 90%, इनको सैलरी एक सी मिलती है। तो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको करने हैं। द लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर ए, ये बताना है। तो देखो भाई फोर्थ प्रोडक्ट हो, लर्निंग कर दो, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी डबलिंग द आउटपुट आपका लेबर का कॉस्ट इस रेशो के साथ कम होता जाएगा। लेबर आवर कम हो जाएंगे, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो जिसका ये रेशियो कम है, मतलब परसेंटेज के टर्म में, दैट मीन्स ही विल टेक लेस आवर फॉर एवरी डबलिंग ऑफ द मतलब आउटपुट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी ए की ज्यादा कैसे होगी, बी की ज्यादा होगी। भाई आप देख लो, अगर मान लो फोर्थ यूनिट के लिए पहले ए की निकाल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल से ए ने जब एक यूनिट बनाई, मान लो इसने 10 घंटे लिए, जब ये 2 यूनिट बनाएगा तो ये कितने लेगा, 2 इंटू 10 इंटू 0.8, मतलब कितने, 16 घंटे लेगा। ठीक है, यानी कि पर यूनिट 8 घंटे लेगा। और जब ये फोर्थ 4 बनाएगा तो कितने करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये कितने लेगा, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए। ये आपके 0.8 में अगर 6.4 पर यूनिट आएगा, आपका 6.4 पर यूनिट आएगा, मतलब 6 रुपए 4 पैसे पर यूनिट आएगा जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप बी के लिए देख लो, बी अगर कर रहा है पहली यूनिट वो बना रहा है तो ये 10 मिनट लेता है। जब ये डबल करेगा इसको तो कितना पड़ेगा, ये कितना करेगा, 2 इंटू 0.9 यानी कि 18, यानी कि पर यूनिट 9। फिर इसको ये डबल करेगा, मतलब फोर्थ करेगा, तो क्या होगा, 4 इंटू 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, 8.1 आएगा पर यूनिट। तो मतलब ए की कॉस्ट तो कम होगी भाई, जिसका ये कम होगा ना रेशो, मतलब वैसे आपको दिखेगा वो ज्यादा इफिशियंट होगा, मतलब वो ज्यादा इफिशियंट होगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर बी। तो फोर्थ प्रोडक्ट के लिए लेबर की जो कॉस्ट है बी के लिए मोर होगी। अब बताओ आप होगी कि नहीं होगी, ये तो मैंने आपको करके दिखाई दिया, होगी कि नहीं होगी। भाई 93 में आपको होगी कि नहीं होगी तो यहाँ दिख ही रहा है, इसमें 8.1 आ रही है। अगर मैंने 10 घंटे पहले के ले लिए हैं तो फोर्थ यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है 8.1 आ रही है बी के केस में, और ए के केस में 6.4 आ रही है। तो जब आपके घंटे कम आ रहे हैं इसमें, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है, तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। अगर घंटे ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो ये बी आपका ठीक हो जाता है। सेम तो हो नहीं सकती, नथिंग कैन बी सेड, तो ये दोनों वैसे गलत हो गए, तो आपका बी सही हो गया। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मेकिंग द कंपोनेंट पार्ट इन फैक्ट्री गिवन नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ द कैपेसिटी। जब आपका अल्टरनेटिव कोई यूज ही नहीं है, भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपके पास अल्टरनेटिव है ही नहीं है तो कॉस्ट जीरो हो जाएगी सीधी सीधी। जब मैंने आपको ये बताया ना कि दूसरा अल्टरनेटिव को देखते हैं जो नेक्स्ट बेस्ट हो सकता है, तो वो है ही नहीं है, आपके पास कोई चीज ही नहीं है, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है, तो जीरो हो गई। 95 में चलता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी सोल्ड एट ए फिक्स प्राइस ऑफ ₹1500 पर यूनिट, 1500 रुपए का बिकता है। द कंपनीज एस्टिमेट 500 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन कमिंग ईयर। अगले साल इनकी जो बेचने की संभावना है
500 यूनिट ये बेचना चाहते हैं, इनकी संभावना ये है कि 500 यूनिट बेच पाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 15 लाख एंड रिटर्न जो है 15% चाहिए, तो टारगेट कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने आपको टारगेट कॉस्ट बताया था। टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते थे? टारगेट कॉस्ट, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट 15% ये मैनेजमेंट ने फिक्स कर दिया। 15 लाख पे इनको चाहिए रिटर्न 15% का, तो 15 लाख पे 15% का टोटल प्रॉफिट इनको कितना चाहिए, या टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए? 15 लाख इंटू 15%, तो इतना तो इनको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये कितनी यूनिट पे चाहिए? 500 यूनिट पे चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा? बेसिकली ये आएगा आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2,25,000, 2,25,000 ये इनको टारगेट प्रॉफिट चाहिए। तो टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट अगर मैं निकालूं तो पर यूनिट कितना आएगा? इसको 500 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 500 यूनिट बनाऊंगा मैं, तो ये कितना आएगा आपका? दिस विल कम्स टू 450, यानी कि आपको 450 रुपए का टारगेट प्रॉफिट चाहिए। टारगेट सेलिंग प्राइस कितना है? ये 1500। तो टारगेट कॉस्ट कैसी आ जाएगी आपकी? टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। तो दिस विल बी 1500 माइनस 450, दिस विल कम टू 1050। आई थिंक ये सवाल मैं 4-5 बार पहले भी करा चुका हूँ, जो MTPs वगैरह मैंने सोल्व किए उसमें भी था ये सवाल, और आपके एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। 96 क्या है? मैक्स लिमिटेड fixes the interdivisional transfer price for its product on the cost plus basis, जिसके आप मास्टर होने चाहिए हो भाई। आपके तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी कॉस्ट प्लस का नाम दिया हुआ है। फिर कॉस्ट प्लस जो मेथड है ये यूनिवर्सली इसकी एक्सेप्टेंस है, मतलब तो कॉस्ट प्लस मेथड, जिसमें आपको रिटर्न जो डिवीजन है, जो प्लस है वो कितना है? रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट डिवीजन, जो कॉस्ट आएगी और प्लस जो हमने डिवीजन पे रिटर्न लगाया हुआ है, मतलब डिवीजन में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पे हमें एक रिटर्न चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, करंट एसेट दिए हैं, डेटर दिए हैं, एनुअल फिक्स कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली दी है, वेस्टेड वॉल्यूम दिया है, डिजायर्ड आपके रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 28%। तो आपको देखो ये वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है, तो आपका क्या होगा? कॉस्ट निकालनी है। तो जो आपका ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये वाला आपने ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, इतना किया हुआ है, तो इस पे आप देखो आपका 28% कितना आता है। ठीक है, और उस 28% का जो भी आता है वो आता है टोटल बजटेड वॉल्यूम के लिए, जो भी आपने बजटेड वॉल्यूम निकाला हुआ पे वहां पे होगा। तो आप देखो इसमें आपका कितना आ रहा है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ रहा है? 5, ये आपका आता है। तो आपको देखो इसमें जो ये रिटर्न है, ये इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, मतलब 10 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट है, 10 लैक्स। ठीक है, तो 10 लैक्स पे 28% कितना हो गया? 2,80,000। ठीक है, ये 2,80,000 वो हो गया। और ये कितने वॉल्यूम्स के लिए? 4 लाख के लिए, तो 4 लाख के लिए आपका है। तो ये पर यूनिट कितना आएगा आपका? पर यूनिट आएगा 0.7। ठीक है, अच्छा, और वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपए है, और 4 लाख आपका बजटेड वॉल्यूम है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी आपकी? ये आपकी होगी 2 रुपए। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 2 रुपए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? ये 0.7 हो गया। तो इस तरह से आपका 12.70 आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट को पहले तो आपको पर यूनिट के हिसाब से निकालना है, और ये जो जो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट का जो ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है, इस पे डिजायर्ड रिटर्न, इससे आपको रिटर्न टोटल देखना है, फिर आपको पर यूनिट के हिसाब से निकालना है, और फिर इससे ट्रांसफर प्राइस फिक्स होना है, क्योंकि आपकी ये कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट है, और ये प्लस है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 28% आपका इस तरह से ये प्रॉफिट पर यूनिट पे आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर प्राइस हो गया 12 रुपए 70 पैसे। 97 नंबर का सवाल चलते हैं। इसमें केवल मैच करना है, करेक्टली कौन सा मैच नहीं हो रहा है ये बताना है।
तो करेक्टली कौन सा मैच नहीं हो रहा देखते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ये कॉस्ट ड्राइवर वाला सवाल है आपका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो चलता है, तो इसमें ये तो ठीक है। डिस्पैचिंग, नंबर ऑफ डिस्पैच, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। गुड रिसीविंग, नंबर ऑफ गुड रिसीविंग ऑर्डर्स। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर आना चाहिए, ये मशीन आवर है, तो ये करेक्टली मैच नहीं होता, तो आंसर इस तरह से डी हो जाता है। ये ना, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, ये तो सवाल मेरे हिसाब से सीएमए लेवल फाइनल लेवल का है भी नहीं, ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है। 98 पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस टू टाइप ऑफ द मटेरियल X and मटेरियल Y फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। स्टैंडर्ड मिक्स इन्होंने बताया हुआ है जिसमें आपकी मटेरियल X और मटेरियल Y यूज होते हैं। 120 रुपए पर केजी, इसका रेट स्टैंडर्ड 5 रुपए है, तो इससे ये 600 रुपए का होता है। Y 80 केजी, स्टैंडर्ड रेट इसका 10 रुपए है। ये स्टैंडर्ड का दिया हुआ है आपका क्वांटिटी और रेट्स, और उसके अगेंस्ट ये लॉस होता है प्रोसेस में। इस तरह से आपका ये निकल के आता है 140 केजी का आपका स्टैंडर्ड मिक्स बनता है एक्स और वाई को मिला के, और जिसकी कॉस्ट कितनी बनती है, स्टैंडर्ड मिक्स की जो वो आती है 1400 रुपये बनती है, वो 1400। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपका 112 केजी एक्स लगा 120 के अगेंस्ट, और 88 केजी लगा, 88 केजी लगा 80 केजी के अगेंस्ट। एक्चुअली में स्टैंडर्ड रेट में कोई फर्क नहीं आया इनके, और आपका इस तरह से ये 200 केजी लगा है, तो सम तो 200 केजी ही लगा, इससे कॉस्ट इसकी 1440 आई आपकी इस हिसाब से एक्चुअल प्राइस जो आ रहा है। फिर ये लॉसेस हुआ, इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। करना क्या, डायरेक्ट मटेरियल का मिक्स वेरिएंस निकालना है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है। तो जब मैं आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि फॉर्मूला रटना नहीं है, ये एक नंबर 1 रूल है कि फॉर्मूला रटना नहीं है। एक्टिविटी देखो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब डायरेक्ट मटेरियल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई दोनों डायरेक्ट मटेरियल हैं, उनको मिक्स करने से जो वेरिएंस आया होगा उस वेरिएंस को मुझे बताना है, उस वेरिएंस को मुझे निकालना है। तो क्या मुझे प्रोसेस के लॉस को लेना चाहिए, प्रोसेस का लॉस का मिक्सिंग से कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने एस्टिमेशन जो दिया था लॉस का वो गलत दिया होगा, इस वजह से फर्क आ रहा है। तो बताओ मटेरियल के मिक्स में प्रोसेस के लॉस का कोई ताल्लुक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मिक्स में किसका ताल्लुक है, मिक्स में ताल्लुक है क्वांटिटी का, इन क्वांटिटी का ताल्लुक है इन दोनों का। भाई किस किस तरह से मिलानी है, मिक्स का मतलब मिलाना, आपस में मिलावट करना, इनको कैसे मिलाना है, किसको एक्स और वाई को कैसे कैसे मुझे मिलाना है। तो जब मैं डायरेक्ट मटेरियल मिक्स के वेरिएंस को देखूंगा तो मैं केवल इनकी मिलावट की बात करूंगा, मैं प्रोसेस के लॉस को इग्नोर करूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अब एक्चुअल प्राइस जो है, हालांकि इस केस में ये आपको क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस सेम दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस अलग अलग भी हो सकता है। तो अगर ये एक्चुअल प्राइस अलग अलग होगा तो मैं कौन सा लूंगा, मैं स्टैंडर्ड लूंगा। भाई स्टैंडर्ड क्यों लूंगा, क्योंकि मिक्सिंग का प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइस तो एक मार्केट की वजह से चेंज हुआ होगा स्टैंडर्ड का एक्चुअल के साथ। तो जब भी मैं मिक्सिंग की बात करूंगा मैं केवल इनके मिक्सअप की बात करूंगा, मुझे इतना इतना मिक्सअप करना था, मैंने इतना इतना मिक्सअप किया। किस रेट पे लूंगा, स्टैंडर्ड रेट पे लूंगा। स्टैंडर्ड रेट पे क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परचेज होगी, हालांकि इस केस में वो सेम है, अगर ये अलग होती तो मुझे क्या क्या करना पड़ता, भाई वो तो मार्केट में जो परचेज करने गया होगा मार्केट की कंडीशन की वजह से स्टैंडर्ड प्राइस का जो हमने माना था बनाया था, एक्चुअल प्राइस कुछ और मिला, तो दैट वाज ड्यू टू द मार्केट कंडीशन, नथिंग हैज टू डू विद द मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल। तो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। तो आपका फॉर्मूला किस तरह से बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए एक तो आपको, आपने मिलाया कितना, आपने मिलाया कितना, और आपको कितना अलाउड था। ठीक है, अब मैं जैसे ये दो मटेरियल है, तो पहले मैं अगर एक्स की बात करूं तो पहले तो मैंने कहा कि मुझे स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। क्यों प्राइस लेना है, क्योंकि मिक्सिंग का मार्केट के प्राइस में वेरिएंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे इरिलेवेंट है। तो सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस ले लूंगा। मुझे अलाउड कितना किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड की थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउ की थी, और मैंने मिलाई कितनी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मिलाई, बस ये दो चीज हो गई। तो इससे एक्स का निकल आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए है, मुझे कितना कहा था इन्होंने मिलाने के लिए, मुझे कहा था 120 मिलाओ, मैंने कितना यूज कर लिया, 112 किया, तो मैंने तो बड़ा अच्छा किया भैया है। तो मुझे तो ये कितना 5 इंटू ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि 40 रुपए का ये फेवरेबल मुझे मिल गया।
और y के लिए क्या होगा, y के लिए भी स्टैंडर्ड प्राइस लो। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है इसका, 10 रुपया है। इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 10 रुपए है। और मुझसे कितना कहा था मिलाने के लिए, 80। मैंने कितना मिलाया, 88। तो मैंने तो ज्यादा मिला दिया, यानी कि ये 80 रुपए का क्या हो गया, एडवर्स आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 40 का फेवरेबल और 80 का एडवर्स, तो 40 का एडवर्स बचा। इस तरह से आपको देखना है। तो 40 का अनफेवरेबल या एडवर्स जो भी आप कहना चाहें वो बचा। देखो जब आप इन चीजों पे फोकस करोगे ना कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है, तो आप फॉर्मूले खुद बनाने सीख जाओगे, आपको कोई रटन विद्या की जरूरत नहीं है। तो विद दिस आई एंड दिस क्लास। और इसके बाद मैं जो अगली वीडियो लूंगा वो स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर